हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के लेसन नंबर 14 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 13 तक कर लिया था। चलिए, इस लेसन में हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है लेसन नंबर 14 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो उसको कुछ स्लिप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज ही के इस वीडियो में पूरा एकदम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं लेसन 14, सम विच्छेद विश्लेषण। ठीक है, सम विच्छेद विश्लेषण किसको कहेंगे? ये पहला प्रश्न बनता है। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का पहला प्रश्न बनेगा चैप्टर के नाम से। ठीक है, तो चलिए, सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? तो सम विच्छेद विश्लेषण विक्रय की वह मात्रा या वह यहाँ क्या लिखा है? सम विच्छेद विश्लेषण बिक्री मात्रा का वह बिंदु है जिस पर कुल आगम और कुल व्यय बराबर होते हैं। देखिए, सम विच्छेद विश्लेषण किसको कहेंगे? किसी वस्तु को बेचने का वह बिंदु जिसमें माल जिस माल को बेच रहे हैं उसका जितना विक्रय मूल्य होता है वो लागत के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि विक्रय का वह बिंदु जिसमें कुल आगम मतलब लागत और कुल व्यय, ठीक है, यानी जितना रुपया में माल बना है उतना रुपया में बेच दिए। ठीक है, इसको बोलेंगे सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। इसे शून्य लाभ अथवा शून्य हानि बिंदु भी कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु को शून्य लाभ अथवा शून्य हानि बिंदु भी कहते हैं। अर्थात विक्रय का वह बिंदु जहां व्यवसाय को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है, सम विच्छेद विश्लेषण कहलाता है। सम विच्छेद विश्लेषण किसको कहेंगे? बिक्री का वह बिंदु जिस पर ना तो व्यवसाय को लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो उस बिंदु को बोलेंगे सम विच्छेद विश्लेषण। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको किसी भी वस्तु को बनाने में 5,000 रुपया खर्च हुआ। अब हम क्या किए, इस वस्तु को वापस 5,000 रुपया में बेच दिए, तो बताओ, ना तो हमको लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। इसी को बोलेंगे सम विच्छेद विश्लेषण। यानी कि विक्रय का वह बिंदु जिसमें ना तो बिजनेस को लाभ होता है ना ही हानि होगा, तो ऐसे बिंदु को बोलेंगे या सम विच्छेद विश्लेषण। ठीक है, इसे निम्न सूत्र से सूचित किया जाता है। यानी कि इसको सूत्र से सूचित से मतलब जांच कैसे करेंगे? ठीक है, तो सम विच्छेद बिंदु का सूत्र जो होता है वो अस्थायी लागत बटे प्रति इकाई लागत। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सम विच्छेद बिंदु का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो अस्थायी लागत बटे प्रति इकाई अंशदान। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सम विच्छेद विश्लेषण किसको कहेंगे? तो विक्रय का वह बिंदु जिसमें ना तो बिजनेस को लाभ होता है और ना ही हानि होता है, उसको बोलेंगे सम विच्छेद विश्लेषण। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता बताएं। यानी सम विच्छेद विश्लेषण का उपयोग इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता निम्न है। पहला, जोखिम मूल्यांकन। सम विच्छेद विश्लेषण का उपयोगिता कहाँ है? जोखिम मूल्यांकन। ठीक है, सम विच्छेद विश्लेषण से पता चल जाता है कि जोखिम कहीं रिस्क तो नहीं हुआ, मतलब रिस्क का पता चल जाता है कि क्योंकि ये जो सम विच्छेद विश्लेषण ये बताता है बिजनेस को ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, यानी विक्रय मूल्य लागत के बराबर होता है। अगर हम विक्रय मूल्य को लागत से कम करेंगे तो पता चल जाएगा कि जोखिम है, रिस्क है, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये जोखिम मूल्यांकन करता है सम विच्छेद विश्लेषण। दूसरा, लेखांकन आंकड़ों को समझना। लेखांकन आंकड़ों को समझने में यह हेल्प करता है। ठीक है, अगला, लाभ सुधार। सम विच्छेद विश्लेषण क्या होता है? लाभ हानि नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लाभ से सुधार किया जा सकता है इस बिंदु के आधार पर। नैदानिक यंत्र। ठीक है, नैदानिक यंत्र। ठीक है, ये सम विच्छेद विश्लेषण का क्या है? उपयोगिता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम विच्छेद विश्लेषण के लाभ अथवा महत्व बताएं। सम विच्छेद विश्लेषण का लाभ और महत्व बताएं। यानी सम विच्छेद विश्लेषण का लाभ क्या है, महत्व क्या, आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो इसके लाभ अथवा आवश्यकता निम्न है। पहला, मूल्य परिवर्तन का लाभ एवं सम विच्छेद पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान। ठीक है, सम विच्छेद पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान। दूसरा है, विक्रय मार्ग में परिवर्तन का लाभ एवं सम विच्छेद बिंदु पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान करना। ये सब सम विच्छेद का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, अगला समझते हैं। तीसरा है, निर्माणी, प्रशासनिक
सामान्य, विक्रय एवं वितरण आदि व्यय पर नियंत्रण। ठीक है, संस्था को निर्माण करने में, प्रशासनिक व्यय में, सामान्य खर्च में, विक्रय में और वितरण में क्या होता है, इत्यादि व्यय का नियंत्रण करने में आसानी होता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक उपक्रमों की लाभदायकता की तुलना करना। 2 या 2 से अधिक उपक्रम का लाभ हुआ कि हानि हुआ। जब 2 या 2 से अधिक उपक्रम का लाभ हानि का तुलना करेंगे तो वहाँ संविच्छेद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विश्लेषण का। अगला है कारारोपण। कारारोपण मतलब टैक्स पे करना। ठीक है, का लाभ पर प्रभाव का विश्लेषण करना। ठीक, यानी टैक्स पे करना, इसके बारे में पता चलता है। अगला है क्या अस्थायी लागत या अस्थायी खर्च कार्य के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है। क्या अस्थायी लागत या अस्थायी खर्च, क्या अस्थायी लागत या अस्थायी खर्च कार्य के सभी स्तरों पर स्थिर रहता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि क्या कुछ अस्थायी खर्च और अस्थायी खर्च, कोई भी काम हो वो स्थिर रहेगा हमेशा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी देखो, सामान्य तौर पर किसी उत्पादन में कुछ खर्च स्थिर होते हैं। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे उत्पादन होते हैं जिसमें अस्थायी लागत और अस्थायी लागत और अस्थायी लागत और अस्थायी लागत दोनों स्थिर होते हैं। उसमें उत्पादन बढ़ने के बाद भी या उत्पादन घटने के बाद भी वो खर्च घटते बढ़ते नहीं है। देखिए, साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो उत्पादन बढ़ने पर अथवा घटने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इस खर्च पर, परंतु प्रति इकाई उत्पादन लागत घटती है। प्रति इकाई उत्पादन लागत घटती है। इसलिए ये कहना कि प्रत्येक स्तर पर अस्थायी खर्च स्थिर होते, ये गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्रत्येक खर्च, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अस्थायी खर्च जो है ना, हर एक उत्पादन के अस्थायी खर्च स्थिर होते हैं, ये कहना थोड़ा गलत होगा। ठीक है, अस्थायी खर्च हमेशा स्थिर नहीं रहता है, ये परिस्थितिवश बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगला है समविच्छेद विश्लेषण की सीमाएं बताएं। समविच्छेद विश्लेषण की सीमाएं बताओ, कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला है अस्थायी लागत स्थिर होते हैं। समविच्छेद विश्लेषण की सीमा क्या है, तो अस्थायी लागत स्थिर होता है। ठीक है, जैसे आपको मान लो कि हमको पर डे अगर 1 कुंटल माल बना रहे हैं कंपनी में, तो जो मैनेजर है उसको 10,000 रुपया सैलरी देंगे। अब मान लो उस दिन 5 कुंटल बना ले तो भी तो उसका सैलरी स्थिर रहेगा, 5,000 रहेगा, 10,000 रहेगा, तो इसको बोलेंगे अस्थायी लागत जो है स्थिर रहते हैं। अगला है विक्रय मूल्य परिवर्तन होते हैं। हाँ, सेलिंग प्राइस परिवर्तन हो सकता है मार्केट के अनुसार। ठीक है, अगला लागत विभाजन। ठीक है, लागत विभाजन मतलब किसी वस्तु को बनाने के लिए बहुत सारा लागत पड़ता है, मटेरियल का खर्च, लेबर का खर्च, ये सब। ठीक है, आगे बहु उत्पाद फर्म की उपयोगिता। बहु उत्पाद मतलब बहुत सारे उत्पाद फर्म की उपयोगिता। इसके अलावा अल्पकाल संकेंद्रित, ये सब हो गया आपका समविच्छेद विश्लेषण की सीमा। ठीक है, चलिए यहीं तक ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था वो पूरा कर लिया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।